दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीव, आपका दोस्त एजुकेशन हंट चैनल पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 तक हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन नंबर 21 का रहा है, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर 2, अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर 3, अधिगम आवृत्तीय संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है। ऑप्शन नंबर 4, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। संरचनावादी की बात कर रहा है। संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया, स्मरण आपका लग गया, आप इसको क्रॉस कर दीजिए। नेक्स्ट है अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया, याद कर रहा है, एनसीएफ मना करता है, ये भी आपका कट जाएगा। 3 नंबर में है अधिगम आवृत्तीय संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है। और 4 नंबर में ऑप्शन है अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। तो 3 और 4 में आपका 4 बेस्ट ऑप्शन लग रहा है। अधिगम सक्रिय एक्टिव पॉजिटिव वर्ड होता है, तो अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 ऑन द स्क्रीन। विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। ऑप्शन नंबर 2, यह विद्यार्थियों के मस्तिष्क में भ्रांतियाँ उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर 3, यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है। ऑप्शन नंबर 4, यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधिक प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। तो क्वेश्चन हम लोग को समझना पड़ेगा, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हैं। अवधारणात्मक परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है, मे भी हो सकता है, पॉजिटिव है। ऑप्शन नंबर 2, यह विद्यार्थियों के मस्तिष्क में भ्रांतियाँ उत्पन्न करता है, जी नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3, यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है, ये भी आपका निगेटिव वर्ड है, अभाव पैदा करता है, भ्रांतियाँ पैदा करता है। उदाहरण देंगे हम लोग अच्छे के लिए ना। ऑप्शन नंबर 4, यह अवधारणात्मक समझ के बजाय प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है, ये पॉजिटिव है। और ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है, तो 1 भी पॉजिटिव है, लेकिन ज़्यादा पॉजिटिव आपका ऑप्शन नंबर 4 है। यह अवधारणात्मक समझ के बजाय प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। या फिर ऑप्शन नंबर फर्स्ट कर रहा है अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका है। दोस्तों 1 और 4 में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, देख लेंगे हम लोग, ग्रुप में एक बार डिस्कस कर लेंगे। वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। बाह्य अभिप्रेरणा कम होती है। ऑप्शन नंबर 2, आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है। ऑप्शन नंबर 3, यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। ऑप्शन नंबर 4, अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। तो क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से समझेंगे। बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड देने का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। बाह्य अभिप्रेरणा कम होती है, ऐसा नहीं होता है। आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है, ये भी नहीं होता है।
ऑप्शन नंबर 4 देखेंगे हम लोग, अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। ऐसा कैसे हो सकता है, कम कैसे हो जाएगा? या 1 मिनट, थोड़ा क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम लोग डिसाइड करेंगे। यह बच्चों के प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। दोस्तों क्वेश्चन को हम लोग फिर से एक बार पढ़ेंगे। बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे कि हम सभी जानते हैं कि लगातार बच्चों को पुरस्कार या दंड नहीं देना चाहिए, है ना, ये अच्छी बात नहीं है। बाह्य अभिप्रेरणा कम होती है, तो उसके बाद आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है। और ऑप्शन नंबर 3 है, यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगी। ये भी कट जाएगा, ठीक है। और ऑप्शन नंबर 4 है, अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। यही आपका आंसर हो जाएगा। बाह्य अभिप्रेरणा कम होती है, क्रॉस करेंगे। आंतरिक अभिप्रेरणा कम होती है, क्रॉस करेंगे। यह बच्चों के प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। ये भी कट जाएगा। अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होगी, क्योंकि उसका ध्यान जो है, उसका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा कि हमको या तो गिफ्ट मिले या तो ऐसा दंड की बात किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 24, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है? शारीरिक दंड, सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है? सार्थक पॉजिटिव वर्ड है, तो शारीरिक दंड ये निगेटिव है, कट जाएगा। सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण ये पॉजिटिव है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन पॉजिटिव वर्ड। निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन तुलना हम लोगों को नहीं करना है। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 करेक्ट हुआ। 2 और 3 आपको है 2 में, तो 2 ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? एक व्याख्या देकर, प्रतियोगितात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करा के। शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? उसका जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? व्याख्यान दे करके। उसके बाद है प्रतियोगात्मक अवसरों की व्यवस्था करके। उसके बाद है बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा। उसके बाद है अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करा गए। सबसे ज़्यादा पॉजिटिव आपको 4 नंबर है, ठीक है। तो ऊपर का 1 2 3 ऑप्शन ये भी है, लेकिन उतना अच्छा नहीं है जितना कि ये 4 है। नेक्स्ट 25 के बाद हम लोग का क्वेश्चन आएगा 26। तो आइए देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? ऑप्शन नंबर 1, प्रत्येक छोटे कार्य के लिए एक भौतिक पुरस्कार देकर के। ऑप्शन नंबर 2, केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल महत्व देकर के। ऑप्शन नंबर 3, गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके। ऑप्शन नंबर 4, बच्चों को सहानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं प्राथमिक विद्यालय में प्रोत्साहन देने की बात किया जा रहा है। तो प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर के, जी नहीं, प्रत्येक कार्य के लिए हम लोग भौतिक पुरस्कार देंगे, ये अच्छी बात नहीं है। केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल या महत्व देकर, केवल लग गया आपका निगेटिव हो रहा है, कट जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 3, गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके। ऐसा नहीं कर सकते हम लोग।
तो ऑप्शन नंबर 4 क्या कर रहा है, बच्चों को सहजनाभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके उसको प्रोत्साहित किया जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 2 प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था। ऑप्शन नंबर 3 मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था। ऑप्शन नंबर 4 किशोरावस्था एवं व्यस्तावस्था। दोस्तों पूछ रहा है किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बच्चे जब जन्म लेता है उस समय उसका सारा विकास काफ़ी तीव्र गति से होता है, डेट मीन्स शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था तक जा सकता है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। उसके बाद आपका है प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था, इसमें जाकर थोड़ा सा कम होगा। मध्य बाल्यावस्था में किशोरावस्था इसमें और कम हो जाएगा, और किशोरावस्था में व्यस्त है इसमें तो उससे और कम हो जाएगा। जैसे जैसे एज बढ़ता है तो रेट जो है वह कम होते जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा रेट ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विकास जीवन पर्यंत होता है। ऑप्शन नंबर 2 विकास परिवर्त्य होता है। ऑप्शन नंबर 3 विकास आनुवांशिक एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर 4 विकास सार्वभौमिक तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। निम्नलिखित में कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास जीवन पर्यंत होता है, बिल्कुल होता है। विकास परिवर्त्य होता है। उसके बाद है विकास आनुवांशिक एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, बिल्कुल होता है। विकास सार्वभौमिक तथा सांस्कृतिक संदर्भ से इसे प्रभावित नहीं करते मतलब ऑल ओवर आप समझ जाइए कि इसमें आंसर पूछा है नहीं, तो ये 4 ऑप्शन ही आपका आंसर हो जाएगा। विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित नहीं करते, बिल्कुल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 विकास सार्वभौमिक तथा सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, वैयक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवांशिक संकेत पद्धति। ऑप्शन नंबर 2 जन्मजात विशेषताएं। ऑप्शन नंबर 3 पर्यावरणीय प्रभाव। ऑप्शन नंबर 4 आनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। वैयक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवांशिक संकेत पद्धति। नेक्स्ट है जन्मजात विशेषताएं, वैयक्तिक विभिन्नताओं का प्रमुख कारण पूछ रहा है। पर्यावरणीय प्रभाव, आनुवांशिक एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। वैयक्तिक विभिन्नता के बारे में पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर 4 बेस्ट होगा। आनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रियाएं, लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवांशिक संकेत पद्धति मान सकते हैं, लेकिन इन कंपैरिजन ऑफ 4 और जन्मजात विशेषता ये भी मान सकते हैं। पर्यावरणीय प्रभाव, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका 4 ही होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हर एक इंसान में अलग अलग क्वालिटी होता है और गुण और अवगुण होता है। तो ये होता है आनुवांशिकता एवं पर्यावरण के कारण, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन टुडे लास्ट क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण का एजेंसी है। दोस्तों हम लोग इससे पहले एजेंसी के बारे में अच्छा से पढ़ लेंगे तो बेटर रहेगा। थ्योरी क्लास आप लोग जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो द्वितीय समाजीकरण की बात कर रहे थे, पहले हम लोग जानते हैं प्राइमरी सोशलाइजेशन मतलब प्राथमिक समाजीकरण परिवार और पास पड़ोस होता है, तो ये तो आपका कट जाएगा। उसके बाद है परिवार एवं मीडिया, उसके बाद विद्यालय होता है सेकेंडरी सोशलाइजेशन, तो विद्यालय के साथ यहाँ पर मीडिया दिया हुआ है। परिवार तो आप लोग जानते हैं प्राइमरी सोशलाइजेशन है, मीडिया एवं पास पड़ोस यहाँ दिया है। विद्यालय पास पड़ोस आप प्राइमरी ही मान सकते हैं, यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो ये भी कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज
राइट आंसर सेकेंडरी सोशलाइजेशन का विद्यालय एवं मीडिया। दोस्तों यदि मेरा प्रयास आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब, और विशेष कोई भी प्रॉब्लम हो उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, उससे आप जुड़ सकते हैं। और वैसे यहाँ यूट्यूब पर भी कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।